बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब कुछ बढ़िया, एकदम ठीक ठाक। आशा करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो कैसा परिवर्तन हम लोगों को रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है, या जब कभी अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा या धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा या अम्ल और क्षार में अभिक्रिया होने वाला है, तो क्या हम लोगों को रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग को अम्ल और धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगा। हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एक गैस का निर्माण होता है, जो गैस क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। इस गैस को हम लोग कैसे पहचान करते हैं? इस गैस को पहचान करते हैं जब कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें जो गैस निकल रहा है उस गैस को हम लोग पास करवाते हैं किस चीज से? साबुन के बुलबुले से पास करवाते हैं, साबुन के पानी से पास करवाते हैं, और उस साबुन के पानी में वो गैस क्या करता है? बुलबुला बना के उड़ने लगता है। और उसके पास हम लोग जलता हुआ मोमबत्ती ले जाते हैं तो कैसा साउंड के साथ वो जलता है? वो जो बुलबुला है वो मोमबत्ती के पास आने के बाद क्या होता है? फटाक फटाक, जैसे कि आपको पटाखा जलती है ना, चिमटे छोटे वाले पटाखे, तो उस साउंड के साथ ये जलता है तो हम लोगों को पता चलता है कि क्रैकिंग साउंड के साथ ये जल रहा है, या ये आपको आवाज के साथ जल रहा है। तो ये किसका हम लोगों को पहचान करवाता है? ये पहचान करवाता है कि ये जलने वाला गैस कौन सा होगा? हाइड्रोजन गैस होगा। और उसी चीज को हम लोग सीखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो इस चीज में हम लोग किसी एक धातु को ले लेते हैं, जिंक को ले लेते हैं। जिंक अगर कोई सल्फ्यूरिक अम्ल या आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों में से किसी से अभिक्रिया करवाइए, या लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो इससे क्या होने वाला है? इससे होने वाला है कि आपको हाइड्रोजन गैस बनेगा, और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ क्या बनेगा? इस धातु और ये जो हम लोग लवण, ये अम्ल जो लिए हुए हैं, इस अम्ल और इस धातु का हम लोग को क्या मिलने वाला है? इस धातु का हम लोग संगत लवण मिलने वाला है। और लवण में कौन कौन सा होगा? धातु मौजूद रहेगा, और इस अम्ल का आपको जो बचा हुआ भाग है जिसको हम लोग अवशिष्ट भाग कहते हैं अम्ल का, वो मिलके एक यौगिक का निर्माण करेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहेंगे। और ये क्या यहाँ पे क्या बना रहा है? यहाँ पे बन रहा है जिंक क्लोराइड। इस तरह का इसका फॉर्मूला होगा। तो इसको अगर हम लोग संतुलित करना चाहेंगे तो इसको हम लोग को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोगों को 2 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर दिए तो ये हो गया, हम लोगों को लवण का निर्माण किया। और क्या बन रहा है हम लोग को? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया है। ये हाइड्रोजन गैस का जो निर्माण हुआ है ये हमारा एक मुख्य गुण है किसी धातु और अम्ल के बीच के अभिक्रिया के फलस्वरूप हम लोग को हाइड्रोजन गैस जरूर मिलेगा। और ये जो लवण है ये संगत लवण होगा। संगत लवण कहने का मतलब कि अगर हम लोग ये लवण को बदल दें तो यहाँ पे हम लोग अम्ल को बदल दें तो यहाँ पे लवण भी क्या होगा? बदल जाएगा। उदाहरण में ले लीजिए, जिंक को ले लीजिए फिर से, और इस बार अभिक्रिया करवा दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से, तो इस बार भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इस बार भी क्या होगा? हाइड्रोजन तो मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन लवण क्या होगा? लवण दूसरा लवण आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कौन सा लवण मिलने वाला है? जिंक। और ये अवशिष्ट भाग यहाँ पे इस बार क्या बच रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल में ये सल्फेट बच रहा है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा? ZnSO4 ये लवण होगा, और इस लवण के निर्माण के साथ ही आपको हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। ये किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करता है फलस्वरूप आपको हाइड्रोजन गैस और संगत लवण, ये लवण क्या होगा? संगत लवण का निर्माण करता है। तो यही हमारा पहला गुणधर्म है। किसका? ये पहला गुणधर्म है हमारा
किसी भी अम्ल और क्षार के बीच के रासायनिक अभिक्रिया, किसी अम्ल और धातु के बीच के रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, दूसरा गुणधर्म हम लोग देखते हैं। दूसरा गुणधर्म में क्या देखेंगे हम लोग, अम्ल और कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट को देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग अम्ल का दूसरा रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि अम्ल जब कभी भी धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, धातु बाइकार्बोनेट को कहते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और से अभिक्रिया करता है तो क्या चीज का निर्माण करता है, तब इसमें हम लोगों को संगत लवण और जल का निर्माण होता है। इसके साथ साथ एक गैस का निर्माण होता है, जो गैस आपको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इसी चीज को अगर हम लोग परिभाषा के रूप में या आप नोट करना चाहेंगे तो क्या नोट कर सकते हैं, धातु का अम्ल का आपको दूसरा गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या था कि धातु जब भी किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, और दूसरा में क्या होगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, इसके साथ साथ लवण और आपको जल का भी निर्माण करता है। तो इसी चीज को हम लोग देखते हैं, अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जल बनाता है। तो इसी चीज को अगर हम लोग उदाहरण में दें तो मान लीजिए कि आपको किस चीज से अभिक्रिया करवा रहे हैं, हम लोग सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करवा देते हैं, कोई अम्ल का HCl का अभिक्रिया करवा देते हैं, तो हम लोग सोडियम Na2CO3, ये क्या है, ये आपको धातु कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हम लोग किसी लवण से करवाते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हम लोग को किसी चीज से करवाना है, अम्ल से करवाना है, तो अम्ल से करवाएंगे तो क्या होगा, HCl का अभिक्रिया करवाना है इससे। तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या देने वाला है, ये देने वाला है आपको लवण NaCl प्लस आपको जल देने वाला है H2O, और इसके साथ क्या देने वाला है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको संतुलित किया जाए तो कैसे होगा, क्या ये संतुलित है, नहीं संतुलित है, तो यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ रहा है, इसको 2 से गुना कीजिएगा, और आपको और भी क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया संतुलित, सोडियम बैलेंस हो गया 2, और आपको क्लोरीन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक है, और कार्बन क्या है, कार्बन भी 1 ही है। तो ये आपको रासायनिक अभिक्रिया है जो कि संतुलित है। तो यही हम लोग को कहा क्या रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा रहेगा, ये आपको गैसीय अवस्था में रहेगा, ये आपको गैसीय अवस्था में प्राप्त होगा। तो इस चीज का निर्माण कर रहा है। इसी चीज को हम लोग बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं। तो अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट लें या सोडियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, से अभिक्रिया करे अगर कोई अम्ल, तो ये क्या चीज का निर्माण करेगा, इसमें भी उसी चीज का निर्माण होने वाला है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होने वाला है, और इसके साथ फिर से मुक्त होने वाला है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इसमें भी निर्माण होगा। तो हम लोग इसको भी संतुलित करते हैं। इसको संतुलित कीजिएगा तो सोडियम 1 यहाँ पे है, यहाँ पे भी सोडियम 1, ये क्लोरीन 1, ये हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, 3 ऑक्सीजन इधर है, और इधर भी आपको 3 ऑक्सीजन संतुलित है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो कि हमारा गुणधर्म है किस चीज का, ये गुणधर्म है हमारा अम्ल का, कि जब भी आपका अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कराए। ठीक है, अब हम लोग अम्ल का तीसरा रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, जिसमें कि अम्ल क्या करता है, अम्ल अगर किसी धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो उसमें वो लवण का निर्माण करता है,
और जल का निर्माण करता है। और इस चीज को हम लोग अगर देखते हैं तो क्या कह रहे हैं, इसी चीज को लिखा हुआ है बोर्ड पे, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इसी को अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जिंक ऑक्साइड को हम लोग किसी अम्ल से अभिक्रिया करवा दें, HCl से अभिक्रिया करवा दें, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद ये क्या निर्माण करेगा, ये आपको जिंक क्लोराइड और इस साइड से आपको जल का निर्माण करेगा, H2O का ये आपको निर्माण करने वाला है। तो इसी चीज को हम लोग और दूसरे इसको संतुलित करना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से 2 लगेगा, 2 लगने के बाद ये संतुलित हो गया। इसी तरह से दूसरा भी कोई धात्विक ऑक्साइड हो जिसमें कि आप लोग कॉपर और ऑक्साइड किप्रिक ऑक्साइड हो, ये इससे अभिक्रिया कर दे कोई अम्ल, H2SO4 अभिक्रिया कर दे, तो ये क्या चीज का निर्माण करेगा, ये कॉपर सल्फेट का निर्माण करेगा और इसके साथ फिर से जल भी बनेगा, साथ साथ इसके क्या बनने वाला है, आपको जल का भी निर्माण होने वाला है। तो इस तरह से ये हम लोग तीसरा गुणधर्म देखते हैं जिसमें अम्ल को दर्शाया गया है कि एक अम्ल और धात्विक ऑक्साइड के बीच किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ये क्या है आपको धात्विक, ये क्या है धात्विक ऑक्साइड और ये क्या है आपको, ये अम्ल है। ये किस चीज का निर्माण कर रहा है, ये लवण का निर्माण कर रहा है और ये आपको जल तो बन ही रहा है। तो इसी चीज को हम लोग उदाहरण में भी देख चुके हुए हैं। पहले उदाहरण में 1 से 2 उदाहरण दीजिएगा आप लोग एग्जाम में अगर आ गया तो, और काफी है ये। अब हम लोग अम्ल का चौथा रासायनिक गुणधर्म देखेंगे जिसमें हम लोग को एक विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का भी पता चलेगा, जिसमें कि है कौन सा गुणधर्म है, इसमें है कि अम्ल जब कभी भी किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये तो हमारा सामान्य अभिक्रिया हो गया। इस तरह का एक और भी अभिक्रिया हुआ था कि जब भी अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा था तो लवण और जल का निर्माण कर रहा था। तो ये दोनों अभिक्रिया में समानता है। तो हम लोग कभी कभी धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहेंगे, धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्षार और धात्विक ऑक्साइड का गुणधर्म एक जैसा होता है। लेकिन इसी चीज को हम लोग पहले इस अभिक्रिया में देख लें कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसे एक विशेष नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण मतलब कि अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है। अगर दोनों बराबर शक्ति का अम्ल और क्षार है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बिल्कुल उदासीन कर देगा। अगर आपको शक्तिशाली अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच अभिक्रिया होगा तो अम्लीय लवण का निर्माण होगा, और अगर शक्तिशाली क्षार और दुर्बल अम्ल के बीच का अभिक्रिया हो तो आपको जो लवण होगा वो क्षारीय लवण का निर्माण करेगा। तो उस चीज को हम लोग लवण में पढ़ने वाले हैं, लवण का प्रकार पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग लवण को भिन्न भिन्न प्रकार के लवण को पढ़ेंगे। तो अभी तो हम लोग इसी चीज को देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई अम्ल है, HCl ही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर से ले लिए, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं, किसी क्षार से करवा रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दे रहे हैं, तो ये किस चीज का निर्माण करेगा, ये आपको जल और लवण का निर्माण करेगा। तो ये बना रहा है आपको NaCl प्लस इसके साथ आपको जल का भी निर्माण हो रहा है। ये जो लवण बना है ये आपको उदासीन, क्योंकि ये शक्तिशाली अम्ल और ये शक्तिशाली क्षारक के बीच की अभिक्रिया है, तो ये जो लवण बना है ये आपको उदासीन लवण का निर्माण हुआ है और इसके साथ आपको जल भी बना है, जल भी मिला है। ठीक है, तो इस तरह के अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं
कि हम लोग जब कभी भी अम्ल को किसी क्षारक से अभिक्रिया करवाते हैं, अम्ल को किसी क्षारक से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल का हम लोग को प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है, ये कहिए कि बनता है या निर्माण होता है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को और भी दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। किसी दूसरे उदाहरण में हम लोग क्या करते हैं, एक शक्तिशाली अम्ल को लेते हैं और शक्तिशाली अम्ल H2SO4 को ही लीजिए। क्षार कैसा लीजिए, क्षार लीजिए आपको दुर्बल क्षार लीजिए। तो दुर्बल क्षार में कौन सा हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग अभिक्रिया करवाएं तो किस चीज का निर्माण करेगा, इसमें हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो H वाटर का निर्माण तो होने वाला है, अमोनियम सल्फेट NH4S, अमोनियम सल्फेट, और इसके साथ क्या बनने वाला है, जल बनने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये शक्तिशाली अम्ल था, तो ये जो हम लोग को साल्ट मिला है, ये जो लवण मिला है, ये लवण हम लोग को कैसा है, ये आपको अम्लीय लवण है। ये अम्ल की प्रकृति इसमें मौजूद है। ये अगर इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो अमोनिया गैस, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। अमोनिया आपको जो क्या कहते हैं क्षार है, वो दुर्बल क्षार है, और सल्फ्यूरिक अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल का निर्माण होगा और उसके साथ जल भी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे अम्ल में, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। यहाँ पे तो हम लोगों को, आप लोगों की कक्षा में इसकी जस्ट इसका सिर्फ परिभाषा है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक गुणधर्म, देखेंगे क्षारक का, ठीक है। अब हम लोग क्षार का रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्षार को जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, किसी भी क्षारक का अभिक्रिया और धात्विक ऑक्साइड से करवाते हैं, तो ये आपको फिर से लवण और जल का निर्माण करता है। ये क्या करता है, आपको लवण और जल का निर्माण करता है। इसी तरह का रासायनिक अभिक्रिया क्या हुआ था कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया करवाए थे तो लवण और जल का निर्माण किया था। तो इसी के लिए हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, इसी के लिए हम लोग को अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो होगा ये क्या होगा, ये आपको अम्लीय ऑक्साइड होगा, अम्लीय ऑक्साइड होगा। ये अम्लीय ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड एक दूसरे को ही कहते हैं, मतलब कि अधात्विक ऑक्साइड कहिए या अम्लीय ऑक्साइड कहिए, एक ही बात हुआ। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग किसी उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को कोई अधात्विक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग किसी क्षारक से करवाते हैं। तो क्षारक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, जिससे कि हम लोग को एक और भी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता चलेगा। मान लीजिए क्या लिए हुए हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हुए हैं, ये अधात्विक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं। तो ये किस चीज का निर्माण करता है, ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और इसके साथ क्या बनता है आपको, इसके साथ आपको जल का भी निर्माण होता है। तो ये तो हो गया हमारा लवण बन गया और ये जल हो गया। ये हमारा क्या है, ये क्षारक है, और ये क्या है हमारा अधात्विक ऑक्साइड। ये आपको अधात्विक ऑक्साइड है। तो इसी तरह का अभिक्रिया आपको अम्ल क्षार के बीच हुआ था। तो अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या कह सकते हैं, अम्लीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं।
और इस रासायनिक अभिक्रिया का एक विशेष महत्व है जिसमें हम लोग किस चीज का जांच करते हैं, जिसमें हम लोग जांच करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जांच करते हैं। तो इससे तो जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया से आपको क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि आपको श्वेत रंग का होगा। ठीक है, ये आपको अघुलनशील पदार्थ है, जल में अघुलनशील है और इसका जो मिश्रण होगा कैसा होगा, आपको श्वेत पदार्थ होगा, मतलब कि उजला रंग का होगा। इसी में अगर आप क्या कीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में ही, कैल्शियम कार्बोनेट और जल के मिश्रण में ही और ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाइएगा, तो फिर से ये जो दूधिया कलर का, जो आपको उजला कलर का जो पानी है, फिर से आपको रंगहीन हो जाएगा। और वो किस चीज का निर्माण करेगा, ये निर्माण करेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ये आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगा और आपको फिर से ये कैसा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा बिल्कुल कहिए कि सफेद पानी हो जाएगा, पानी का रंग फिर से खत्म हो जाएगा। पहले अगर आपको चूना पत्थर में, चूना पत्थर कहिए कि ऑक्साइड या कहिए कि आपको CaO प्लस जल H2O को मिलाइएगा तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही रहेगा। ये चूना जल, ये चूना का जल कहिए आप इसको। इसमें अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा था और इसका रंग बदल जा रहा था, ये सफेद रंग का हो जा रहा था और ये फिर से क्या हो गया, रंगहीन हो गया। ये कैसा हो गया, आपको रंगहीन हो गया। ये है कैसा, रंगहीन है, ये रंगहीन हो गया। तो हम लोग पहले क्या देखते हैं कि ये आपको जो ये पानी, चूना का जो पानी है, ये आपको रंगहीन रहता है पहले, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करवाते हैं तो वो उजले कलर का हो जाता है, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं, उसमें प्रवाहित करवाते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, आपको रंगहीन हो जाता है। ये आपको चेक भी करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मौजूद है। तो ये क्षार का एक विशेष गुण है। इसके साथ क्षार का हम लोग फिर से उस गुणधर्म को उपयोग कर सकते हैं, किसमें, जिसमें कि क्षारक और अम्ल का अभिक्रिया हुआ था, उदासीनीकरण का अभिक्रिया। और इसके बाद हम लोग रासायनिक गुणधर्म लगभग में सब देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को कि तांबा या कॉपर के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ को हम लोग क्यों नहीं रखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दही या खट्टा पदार्थ में क्या होगा, कोई अम्ल होगा, और अम्ल की उपस्थिति अगर किस धातु के साथ, अगर हम लोग अम्ल और धातु को एक साथ रखेंगे तो वो क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, आपको लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो अगर किसी लवण का निर्माण कर रहा है तो धातु का लवण बनेगा, और तांबे के बर्तन में रखेंगे तो तांबा का आपको लवण बन जाएगा, और तांबा का बर्तन गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो तांबा परिवर्तित हो जाएगा किसी आपको लवण में, तो लवण में परिवर्तित हो जाएगा। तो लवण में परिवर्तित हो गया तो तांबा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गल जाएगा, अगर उसमें हम लोग दही ज्यादा दिन रखेंगे या कोई खट्टा पदार्थ ज्यादा रखेंगे। इसलिए हम लोग तांबा या कॉपर या कहीं की किसी धातु के बर्तन में हम लोग अम्ल को नहीं रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे की वीडियो को हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक इतना पे ही हम लोग इसको समाप्त करते हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें कि जब से ही आपका ये क्या कहिए कि आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम लोग ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे, जिसमें कि आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकिएगा और हम लोग यहाँ पे जो भी देखेंगे उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।